Good afternoon, all of you. We are doing the classwork based on chapter 1 on equality. We are doing civics. As you all know, we have still now finished very short question answer and one exercise, that is matching. Match the following. Now we will start with another exercise, multiple choice questions or MCQ. So write down question number D, put classwork, date 6/5/2020 and start writing. First, which of the following book is ओम प्रकाश वाल्मीकि's autobiography? इसमें से कौन सी बुक जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ऑटोबायोग्राफी है? द ऑप्शंस आर जूठन, गोदान, गुलामगिरी, none of this. So you all know the answer, जूठन. इसके पहले भी पढ़ाया है मैंने. So जूठन is the right answer. I have underlined the right answer and I have also tick it also. हाँ, टिक भी कर दिया है और अंडरलाइन भी कर दिया है. ठीक है. Now second question is, why was Om Prakash Valmiki discriminated against in his school? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ क्यों डिस्क्रिमिनेशन होता है जब वो स्कूल में थे? तो 4 ऑप्शंस हैं. बिकॉज ही वॉज पुअर इन स्टडीज, बिकॉज हिज फादर वॉज पुअर, बिकॉज ही वॉज अ दलित, बिकॉज ही वॉज अनक्लीन एंड अनटाइडी. ये 4 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें से सही ऑप्शन है बिकॉज ही वॉज अ दलित. वह एक दलित बॉय थे जिस वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था. ठीक है, राइट आंसर टिक करा है और अंडरलाइन भी किया हुआ है. नाउ द थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मिड डे मील स्कीम? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है मिड डे मील के संदर्भ में? दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड इन तमिलनाडु. दिस हैज हेल्प रिड्यूस कास्ट इनइक्वालिटी. केसेज ऑफ मैल न्यूट्रिशन हैव इंक्रीज्ड. अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल हैज गॉन अप. तो बाकी तीनों स्टेटमेंट मिड डे मील के लिए सही है. क्या गलत क्या है? केसेज ऑफ मैल न्यूट्रिशन हैव इंक्रीज्ड, ये गलत है, तो इसको हमने राइट किया है. इसमें उल्टा है, जिसमें पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है उसको टिक करना है, तो ये वाला इनकरेक्ट है. केसेज ऑफ मैल न्यूट्रिशन हैव इंक्रीज्ड, दिस इज नॉट मैचिंग विद द मिड डे मील स्कीम प्रोग्राम. ओके. फोर्थ नंबर, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ? इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो इन सारी चीज़ों को प्रोहिबिट करता है? सो आर्टिकल 15 इज द राइट आंसर. इस पर एक मूवी भी आई थी, शायद तुम लोगों ने देखी हो, जिसमें इन सारे ग्राउंड्स पे नीची जाति का होने से या किसी खास धर्म का होने से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके अगेंस्ट में ये आर्टिकल है, हमें सुरक्षा देता है. राइट. नाउ लास्ट, Who called dams the temples of modern India? मॉडर्न इंडिया में डैम्स को किसने कहा कि ये मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स हैं? किसने कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या BR अम्बेडकर? सो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स हैं. मतलब अगर डैम्स बनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा खेती होगी, खेतों को पानी मिलेगा तो हम तरक्की करेंगे, इन दैट सेंस. ओके. So now we will move on to the long question answer exercise. हम लोग का हो चुका. Okay, now we will start long answer type question. Question number 1, why is the Indian Constitution called a living document? So the answer is, the basic concept of all struggles and movement is the fact that all people are equal. This very truth is repeated in the Indian Constitution. The Constitution itself guarantees the right to equality to all people. Many leaders and reformers fought for the rights of the poor who are weak. They fought for the issue. They fought for justice to be awarded to all who had been victimized by the rich and the powerful. So, I will explain in Hindi also. So, जितने भी the basic concept सारे दुनिया में जो भी struggles हुए या movement हुए इंडिया में, जो भी हमने पढ़ा इस चैप्टर में, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसका मुख्य रीज़न क्या है? दैट ऑल द पीपल वांट टू बी इक्वल. सो सारे लोगों को बराबर समझा जाए मनुष्य के रूप में, इसलिए सारे मूवमेंट्स और स्ट्रगल्स हुए. ठीक.
और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसी चीज़ को बार बार दोहराता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी को बार बार दोहराता है। और ये हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये गारंटी देता है कि हमारा जो राइट टू इक्वालिटी है ये सबको मिलेगा। और बड़े बड़े नेता, लीडर्स मतलब नेता, और रिफॉर्मर्स मतलब सुधारक, जिन्होंने गलत चीज़ों को विरोध किया और उसको सुधारने की कोशिश की, उसको रिफॉर्मर्स बोलते हैं। तो बहुत से लीडर्स और रिफॉर्मर्स ने हमारे राइट्स के लिए, गरीब लोगों के राइट्स के लिए, जो कि कमज़ोर वर्ग के लोग थे उनके लिए लड़ाई करी मतलब संघर्ष किया। उनके किस लिए संघर्ष किया? उनको न्याय मिल सके, ताकि उनको न्याय मिल सके। जस्टिस मतलब न्याय मिल सके, और वो किसी भी तरह से रिच और जो पावरफुल हैं वो उनको विक्टिम न बना सके। विक्टिम ना बना सके मतलब उन इस चीज़ का फ़ायदा ना उठा सके। ये वो पुअर है, हेल्पलेस है, तो वो कुछ नहीं कर सकते, और हम जो रिच और पावरफुल है उनका शोषण करते रहे। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लॉन्ग आंसर्स। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रोविजन ऑफ इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में क्या क्या प्रोविज़न है जो इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं? सो द फॉलोइंग प्रोविजंस हैव बीन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे नीचे लिखे हुए प्रोविजंस दिए हुए हैं जो हमें इस बात को मजबूती देते हैं कि सारे लोग इक्वल हैं। आई विल रीड आउट फॉर यू दैट ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ। इट मीन्स दैट एवरी पर्सन has to obey the same laws. No one can be discriminated against on the basis of his, her caste, religion, gender, etc. Every person is allowed free access to public places. Untouchability has been abolished. So, what is the meaning of this answer? सारे लोग, फर्स्ट वाला बता रहे हैं, सारे लोग बराबर हैं लॉ के आगे। मतलब अगर कोई भारत का अगर राष्ट्रपति है और अगर कोई एक नॉर्मल सा इंसान है, पुअर पीपल है, तो दोनों के लिए कानून बराबर है। ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं। नेक्स्ट, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किस आधार पे? कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, जेंडर के आधार। ठीक है। एवरी पर्सन इज अलाउड फ्री एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस मतलब सिनेमा हॉल, मॉल्स, पार्क, इन सभी जगह पे सबको जाना अलाउड है। जब हम पार्क में जाते हैं या सिनेमा हॉल में जाते हैं तो हमसे हमारा कास्ट, जेंडर नहीं पूछा जाता, सबको अलाउ किया जाता है बिना किसी भेदभाव के। एंड अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है कि छुआछूत, ये छोटी जाति का तो हम इसको नहीं टच करेंगे, तो हम टच करेंगे तो हम बड़ी जाति के हैं, हम अशुद्ध हो जाएंगे, ये सारी भावनाएं। तो इट हैज़ बीन एबॉलिश्ड मतलब अब ये एक अपराध की श्रेणी में आता है अगर हम अनटचेबिलिटी को मानते हैं या इसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। सो दैट इज अप टू दिस टुडे। दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। इसका ऑन इक्वालिटी चैप्टर अब खत्म हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग एक हिस्ट्री का जो कंक्लूडिंग पार्ट है वो करेंगे। सो आप लोग अच्छे से लिखिए बिना किसी स्पेलिंग मिस्टेक के, नीटली काम करिए। ओके, सी यू इन द क्लास।